आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को अभिनंदन। कल गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ था तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। आज हम लोगों को बातचीत करना है इस विषय पर कि भारतीय जो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है उसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। मनुष्य जाति ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिसमें वैज्ञानिक आविष्कार भी शामिल है और सामाजिक आविष्कार भी शामिल है। मनुष्य निरंतर संघर्ष करते हुए, प्रयोग करते हुए नए नए तरह के उपकरण, तरीके इजाद करता रहा है। समाज संचालन कैसे किया जाए, समाज का संचालन कैसे हो, इसका एक तरीका मनुष्य जाति ने इजाद किया, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। आप उसके पहले जानते हैं कि समाज संचालन के 2-3 तरीके थे। एक तो बहुत ही आदिम काल, जिसे हम कहते हैं, जहां सभी मनुष्य करीब करीब शिकार करते थे और प्रकृति में जो मिल जाता था खा लेते थे। तो एक तरह के प्रकृति के नियमों के अधीन रहते थे। जो प्रकृति के नियम थे उसका पालन करते थे और प्रकृति के नियम ही मूलतः उन्हें संचालित करते थे। समय के साथ परिवर्तन आया, कबीले बने, परिवार बने, दास प्रथा पैदा हुई। दास प्रथा में हम जानते हैं कि दास मालिक की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी, उनका स्वार्थ ही सर्वोपरि होता था और बहुसंख्यक समाज उनकी इच्छाओं से संचालित होता था। भारत में जिसे वर्ण जाति व्यवस्था कहते हैं, इसी प्रक्रिया में महिलाएं भी पुरुषों के अधीन हुई, या महिलाएं पुरुषों की जरूरतों के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से संचालित होंगी, चलेंगी। और समाज का बड़ा हिस्सा भी कुछ चंद लोगों की इच्छाओं के हिसाब से चले, जिसे भारत में द्विजवर्ण कहते हैं, अपर कास्ट कहते हैं, अपर कास्ट मर्द कहते हैं। तो महिलाएं भी उनकी इच्छा से संचालित होंगी और समाज का बहुसंख्यक हिस्सा, जिन्हें आज दलित कहते हैं, बहुजन कहते हैं, या शास्त्रीय टर्म में जिन्हें शूद्र, अतिशूद्र कहते थे। फिर मानव इतिहास थोड़ी और प्रगति करता है और राजे आते हैं, और राजे महाराजे आते हैं, जिन्हें ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है, और वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया पर राज करते हैं। और उनकी इच्छा ईश्वर की इच्छा होती है, और उनकी इच्छा से, हिसाब से ही मानव समाज संचालित होता है। मैं बहुत विस्तार में इस इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी में एक बड़ा परिवर्तन आता है और ये प्रश्न उठता है कि समाज संचालन में सभी लोगों की
हर नागरिक की भूमिका होनी चाहिए। हालांकि इसके कुछ रूप प्राचीन काल में भी दिखाई देते हैं, भारत में भी दिखाई देते हैं, यूनान में भी दिखाई देते हैं, कई जगहों पर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके विस्तार में भी नहीं जाता मैं। लेकिन आधुनिक काल में यह सिद्धांत सामने आता है कि समाज संचालन में हर व्यक्ति की समान भूमिका, यानी कोई भी मनुष्य जन्म से न दूसरे मनुष्य से न तो श्रेष्ठ होता है न निकृष्ट होता है। इसका लंबा इतिहास है। यूरोप का पुनर्जागरण, यूरोप का सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूसी क्रांति, दुनिया भर में क्रांतियां, बड़े सामाजिक परिवर्तन, और धीरे धीरे ये स्थापित हो जाता है कि कोई भी समाज जो संचालित होगा उसमें हर व्यक्ति की एक समान भूमिका होगी। लेकिन इसमें भी दो तरह की पद्धतियां सामने आती हैं। एक केवल लोकतंत्र और दूसरा गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। मतलब एक केवल डेमोक्रेसी और एक रिपब्लिक। लोकतंत्र समाज संचालन की मानव जाति द्वारा इजाद की गई अब तक की सबसे बेहतरीन पद्धति है कि समाज कैसे संचालित हो। चाहे कोई उदारवादी हो, चाहे कोई मार्क्सवादी हो, कोई भी व्यक्ति इससे नहीं इनकार करता है, लोकतंत्र से नहीं इनकार करता है कि समाज संचालन की एक ही तरीका है, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र कैसे ऑपरेट करे, सच्चा लोकतंत्र कैसे कायम हो, वास्तव में सबके लिए लोकतंत्र कैसे बने, ये देरे भाष है। जैसे ये कहा गया कि जो पूंजीवादी समाज होते हैं उसमें राजनीतिक लोकतंत्र तो होता है, सबके वोट का समान महत्व होता है और हर व्यक्ति कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त कर सकता है, उसके लिए दावेदारी कर सकता है। लेकिन आर्थिक असमानता के चलते, आर्थिक लोकतंत्र न होने के चलते, जो आर्थिक तौर पर ताकतवर लोग होते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र को भी नियंत्रित और संचालित करने लगते हैं और लोकतंत्र कुछ मुट्ठी पर धनिक लोगों का तंत्र बन के रह जाता है, जबकि सैद्धांतिक तौर पर कहने के लिए वो सबका तंत्र। लेकिन एक तीसरी चीज भी है। भारतीय समाज में तीन चीजें, लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। तो यूरोप ने राजनीतिक लोकतंत्र कायम किया और धीरे धीरे ही सही काफी हद तक सामाजिक लोकतंत्र भी कायम कर लिया। यानी समाज में जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर कोई व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। हालांकि आदर्श रूप कहीं नहीं है, जो अमेरिकी लोकतंत्र एक आदर्श लोकतंत्र माना जाता है, वहां भी नस्ली भेदभाव, महिलाओं को बहुत बाद में वोट का राइट मिला। ज्यादातर यूरोप के देशों में और अमेरिका में भी 1920 के बाद, कहीं 1935 में, कहीं 1948 में महिलाओं को बराबर का मताधिकार प्राप्त हुआ। कालों को अमेरिका में पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर तो भी छोड़ दीजिए, 1961 तक लग गया। 1861 के गृह युद्ध के बाद उन्हें अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन व्यवहार में वो अधिकार प्राप्त होने में 1961 तक लग गया। अब लेकिन हम मूल विषय पर अपनी बात करें कि लोकतंत्र, इससे कोई नहीं इंकार करता है आज की तारीख में
चाहे कोई किसी समाज की कोई कल्पना करता हो, चाहे वो पूंजीवादी समाज की कोई कल्पना करता हो, लोक कल्याणकारी समाज की कल्पना करता हो, समाजवादी समाज की कल्पना करता हो, कि जो भी समाज बनेगा वो लोकतंत्र द्वारा संचालित हो। लोकतंत्र के दो रूप विकसित हुए, जैसा मैं कह रहा था, एक सिंपल लोकतंत्र और एक रिपब्लिक। दोनों में अंतर यह था कि जहां केवल लोकतंत्र बना, रिपब्लिक नहीं बना, जैसे ब्रिटेन उन देशों में जहां शुरुआत में लोकतंत्र कायम हुआ, तो वहां पर सिर्फ लोकतंत्र कायम हुआ, वो रिपब्लिक नहीं बना। क्यों? इसलिए कि उस समाज में कुछ लोगों के जो परंपरागत तौर पर सामंती समाज से चली आ रही परंपरा थी कि कुछ लोग विशेषाधिकार संपन्न हैं, उसमें कुछ हिस्से के विशेषाधिकार को स्वीकृति दी गई। यानी ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन के लोकतंत्र में राजा और रानी की को वंशानुगत आधार पर, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार संपन्न माना गया, और माना गया कि राजा का बेटा या राजा की बेटी ही राजा होंगे, रानी होंगे। और राज्यसभा में बहुत सारे वंशानुगत आधार पर, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे वहां राज्यसभा है, राज्यसभा में बहुत सारे लोगों को वंशानुगत आधार पर सदस्य चुनने की भी व्यवस्था हुई। ये कई देशों में राजा रानी बने रहे, जैसे जापान में। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक हद तक ब्रिटेन के महारानी को मान्यता दी, कनाडा भी देता रहा, कई सारे देश देते रहे, बाद में खत्म किए। यानी कुछ देश ऐसे बने जहां राष्ट्राध्यक्ष चुना नहीं जाता था, वो जन्म के आधार पर होता था। पुराने राजा महाराजाओं के वंशज के लोग होते थे। लेकिन कुछ देशों ने गणतंत्रात्मक लोकतंत्र चुना, जैसे अमेरिका। यानी वहां शासनाध्यक्ष भी चुना जाएगा जनता द्वारा, और कोई भी आदमी शासनाध्यक्ष हो सकता है, कोई भी आदमी राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है। अमेरिका में तो राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष एक ही है, क्योंकि अध्यात्मक प्रणाली है। तो क्योंकि वहां पर अध्यात्मक प्रणाली है। लेकिन जिन देशों में शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग होते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष हैं, तो इस जैसे देशों में दोनों चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर और या अप्रत्यक्ष तौर पर। यानी स्पष्ट तौर पर रेखांकित करें तो लोकतंत्र में जो दो प्रणालियां थी, एक प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष पुराने राजा महाराजा होते थे, उनके बेटे बेटी हो सकते थे। यानी ये माना गया कि कुछ लोग जन्म से विशेषाधिकार संपन्न होते हैं और स्वाभाविक तौर पर बड़े होते हैं, ऐसे राज्यसभा में हो। लेकिन भारत ने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई। यानी राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष दोनों है जनता द्वारा चुने जाएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति, जब गणतंत्र अपनाया भारत ने, तो यह सिद्धांत रूप में मान लिया गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी से स्वाभाविक आधार पर कोई किसी से बड़ा नहीं है और न कोई किसी से छोटा है। चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे रंग के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिसके एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा या बड़ा माना जाए। यानी हर इंसान, चाहे वो कम पढ़ा है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, हर इंसान इक्वल है। यानी मनुष्य होने मात्र से, सिर्फ मनुष्य होने मात्र से, वो क्योंकि इंसान है तो हर इंसान दूसरे इंसान के इक्वल है। भारत ने सिद्धांत रूप में 26 जनवरी 1950 को यह स्वीकार किया और भारत के संचालन की गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। यानी सिद्धांत रूप में देखा जाए तो भारत ने
इंसानियत ने समाज संचालन की जो सबसे उन्नत